अर्थव्यवस्था का अर्थ, हस्तक्षेप के संपादक अभिलेंदु उपाध्याय और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट ए.के. मिश्रा के साथ। नमस्कार। हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था का अर्थ कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और मीडिया पैनलिस्ट ए.के. मिश्रा जी आज विशेष अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम हस्तक्षेप.com ने खास तौर से उन छोटे और लघु उद्यमियों और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जिनको सामने बहुत समस्याएं आती हैं और तमाम मीडिया चैनल्स और बड़े अर्थशास्त्री और विधिवेत्ता और व्यापारवेत्ता सब जो है वो बड़े कॉरपोरेट घरानों के व्यापार के संबंध में ही सूचनाएं और राय दिया करते हैं। हमने इस कार्यक्रम की जो परिकल्पना की है वो इस तरीके की है कि जो छोटा उद्यमी है, जो छोटा व्यापारी है, उसके सामने जो व्यापार में दिक्कतें आती हैं, अर्थनीति अर्थशास्त्र की दिक्कतें आती हैं, सरकार से संबंधित नीतियों की दिक्कतें आती हैं, उसके व्यापार में अन्य अड़चनें आती हैं, तो उनसे किस तरीके से पार पाया जाए और क्या जो है वो सुझाव उसको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दिए जाए। ए.के. मिश्रा जी कई बड़ी एमएनसीज में लगभग 20 साल का उनका अनुभव है काम करने का। फॉर्चून 500 जैसी कंपनी के साथ काम कर चुके हैं और आप लोग उनको लगातार मीडिया पैनल्स पे, टीवी डिबेट्स में उनको देखते होंगे। तो मिश्रा जी हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे और हमारे जो दर्शक जिनकी अपनी अगर कुछ समस्याएं हों, व्यापार से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हों, कुछ उनकी प्रश्न हो जो वो समझना चाहते हों, तो वो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो हम उसको फिर मिश्रा जी से पूछ के अगले कार्यक्रम में उसको शामिल भी करेंगे। बेहतर ये होगा कि आप लोग इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम के वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये चीज़ें पहुँचें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिश्रा जी आपका एक तो हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था का अर्थ कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू अमलेंदु जी, थैंक यू। तो मिश्रा जी आज बात शुरू करते हैं इसी से कि जो जिस तरीके का हम लोगों ने तय करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी भी थी और आपसे भी चर्चा हुई थी कि इस कार्यक्रम की किस तरीके से उसको किया जाए और क्या क्या इसमें बातें रखी जाए। तो यही था कि जो सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं वो छोटे और लघु उद्यमी के सामने होती हैं, जिसको ना तो जो बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो कोई मदद करने को तैयार होते हैं, ना जो सरकार के स्तर पे नीतियां बनती हैं उसमें जो है इसका कोई स्थान होता है। घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो घोषणाएं होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ रास्ते तो निकल सकते हैं, क्योंकि सरकार जो भी घोषणाएं करती है वो एक अपना उदार चेहरा दिखाने की कोशिश अवश्य करती है और ये दिखाने की कोशिश अवश्य करती है कि उसकी जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में है। तो उन योजनाओं के बीच में से ही क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको जो है वो निकाल करके लाया जाए और जो छोटे लोग हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, अपने व्यापार को जमाना चाहते हैं, उनके सामने वो जो उन योजनाओं से लाभ। देखिए अमलेंदु जी, आपका सवाल बहुत सही है। किसी भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिग ब्लू चिप एमएनसीज, एक टर्म होता है ब्लू चिप एमएनसीज, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो ये एमएसएमई होती है, इनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में। और स्पेशली अगर बड़े पैमाने पे रोजगार क्रिएट करना हो और इनोवेटिव माइंड सेटअप अगर आपको तैयार करना हो अपने देश में, तो ये जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेगमेंट जो है, ये बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। यही कारण है कि लगभग विश्व के सारे देश छोटे और लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, देखिए एक तो क्या होता है कि हर फील्ड में मल्टीनेशनल कंपनीज जो है भरे पड़े हुए हैं, हर प्रोडक्ट में, हर फील्ड में। तो एक तो इनके सामने ये आती है कि भाई मार्केट में कंपटीशन को कैसे मैनेज करें। चॉकलेट एक लोकल जो है एमएसएमई है, छोटी कंपनी है, वो भी बना रही है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी जो है चॉकलेट बना रही है। उनके पास बजट ज्यादा होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो एक इमेज जो है मार्केट में क्रिएट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनको हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सरकार की तरफ से जो समस्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए सरकार के नीतिगत जो फैसले होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, जो आपने बोला कि जो घोषणाएं होती हैं
और उसके बाद उन घोषणाओं का सरकारी तंत्र में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। क्योंकि एमएसएमई जो होता है किसी छोटे शहर में, किसी कस्बे में, किसी छोटी सी जगह पे जो है चल रहा होता है, जो फैक्ट्री है या कंपनी है, वहां तक सरकार की योजनाएं पहुंच पाती हैं कि नहीं, सरकारी ऑफिसर पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक सरकार के तरफ से सरकार के सिस्टम में जो दिक्कतें हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो एमएसएमई को आता है या किसी भी बिजनेस में, देखिए किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग आपके बिजनेस की जान है। एक बिजनेस में दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज। एक कंपनी में देखिए ऐसी एक्टिविटी जो कंट्रोल्ड होती है यानी जिसको कि आप कर सकते हो, एक अनकंट्रोल्ड होती है यानी ग्रे एरिया की एक्टिविटी उसको बोलते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये कंट्रोल्ड है। आपके पास अगर मशीनें हैं, आप उसको चलाएंगे तो प्रोडक्शन होना ही होना है, ये तय है, और सेम प्रोडक्शन होना है, उसको कोई भी लेबर कोई भी टेक्नीशियन चलाए। इसी तरीके से अगर अकाउंटिंग है तो कोई भी सीए आप रखोगे उसका रिजल्ट सेम आएगा, आपकी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का काम होना ही होना है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है मार्केटिंग और सेल्स की। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि बेहतरीन प्रयास करने के बाद भी मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। और छोटी से लेके बड़ी कंपनियां, मैं ब्लू चिप एमएनसी की बात कर रहा हूं, अगर प्रोडक्ट वगैरह की भी देखें, नोकिया वगैरह का भी अगर हम देखें, तो इनके फेल होने के पीछे रीजन जो रहा हो, लेकिन लक्षण यानी सिम्टम एक रहा है कि धीरे धीरे मार्केट में इनकी सेल डाउन होती चली गई और मार्केट से इनका प्रोडक्ट आउट होता चला गया। फंड की जो प्रॉब्लम एमएसएमई के साथ आती है, आप इस चीज को रिसर्च करिएगा, दुनिया की जो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होगी वो कभी न कभी एमएसएमई के रूप में ही उसकी स्थापना होती है, शुरुआत होती है। चाहे आप अंबानी जी को ले लीजिए, अपने इंडिया में ले लीजिए, आप रदरफोर्ड का मैंने एग्जाम्पल पिछली बार बताया था कि अपने गैराज से उन्होंने कार बनाने की शुरुआत की थी और आज दुनिया की सबसे बड़ी, हर कंपनी का अगर आप देखेंगे जो आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनी भी जिसको बोलते हैं, तो उनकी शुरुआत इसी तरीके से हुई थी। देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग ही वो एक्टिविटी है जिसके कारण आपने एक बार जो इन्वेस्ट किया है, भाई इन्वेस्टमेंट आप कितनी बार करेंगे। किसी के पास पूंजी लिमिटेड होता है, चाहे वो पूंजी उसको लोन के थ्रू मिली हो, चाहे पर्सनल लोन उसने कहीं से लिया हो, या फिर जो है उसने अपना पैसा लगाया हो। एक या दो बार या तीन बार ही इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी होती है, और अगर उसकी रिकवरी नहीं हुई तो वो उसको बार बार जो है पैसे इकट्ठे करना या फंड को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फेल्योर कहाँ पे होता है? ये फेल्योर होता है कि जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसकी बिक्री नहीं होती है, उसकी सेल नहीं होती है, आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एमएसएमई के लिए। आज भी मेरे पास कॉल आए थे, कई लोगों के जो कॉल आते थे वो बोलते हैं कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। मैं उनको ये चीज जरूर बोलता हूँ कि फैक्ट्री लगाने के पहले, फैक्ट्री लगाना एक कंट्रोल्ड एक्टिविटी है। आप इन्वेस्ट करेंगे, मशीनें मंगाई जाएंगी, लगा करके आपका प्रोडक्शन प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जो देखने की बात है कि प्रोडक्शन प्लांट की एक कॉस्ट होती है, आप उसको बेचेंगे कहाँ पे, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसा वापस आए। तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। एमएसएमई के मैंने भी कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, वहां पर ज्यादातर वो फिलोसॉफिकल या नीतिगत बातें बताते हैं। नीतिगत बातें ये बताते हैं कि एमएसएमई क्या फैसिलिटी देती है, आपको लोन कैसे देती है, एमएसएमई में कितने कैटेगरीज हैं, लोन के लिए आप कहाँ अप्लाई करिए। अमलेंदु जी, ये सब कंट्रोल्ड चीजें हैं। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, बिजनेसमैन वेबसाइट पे जाके एमएसएमई के ऑफिस में जा करके इनको पता कर सकता है। ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए उपलब्ध है। जो सबसे रिस्की काम होता है एमएसएमई में भी मैंने ये नहीं देखा, अल्टीमेटली कंपनी छोटी हो या बड़ी, उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो तो मार्केट में ही होगी ना। मार्केटिंग कैसे करें, सेल कैसे करें, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो फोकस यहाँ पे मेरी पहली सलाह ये है कि छोटे उद्योगपतियों के लिए, इवन बड़े भी यही करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस मार्केटिंग और सेल्स पे होता है। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, तो एमएसएमई के जो ओनर हैं उनको चाहिए ये कि अपनी मार्केटिंग और सेल्स क्या करें। अब इसमें इनके सामने लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस ये होती है कि इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, नो हाउ, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो बनती है, मे बी कि वो उतनी अच्छी ना हो,
अच्छा, मार्केट एरिया मतलब स्पैन जो होता है कि कहां तक ये मार्केट को कवर कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड होता है। एक एमएसएमई पैन इंडिया के मार्केट को एक साथ कवर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर और इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके साथ मार्केटिंग में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों को आती है, ब्रांडिंग या पोजिशनिंग की। ब्रांड पोजिशनिंग की पहले हम बात करेंगे। पोजिशनिंग पर्टिकुलरली एक टर्म होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे ये होता है कि मार्केट में सैकड़ों प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। मान लीजिए चॉकलेट है, या आपने नूडल जो है अपने घर का बना के लॉन्च किया, मैगी नूडल भी है, वाई वाई नूडल भी है, रामदेव जी का भी नूडल है, जिनके एडवर्टीजमेंट है, होर्डिंग है, बोर्ड है। तो उनके कंपैरिजन में जहां 100 प्रोडक्ट पड़े हैं, उनके कंपैरिजन में आप अपने प्रोडक्ट को कहां प्लेस करते हैं, क्यों ये दिखे कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, आपका ब्रांड दूसरों से डिफरेंट है, और क्यों कस्टमर को उसको परचेज करना चाहिए। अब देखिए, सारा सवाल यहीं पे आ गया। जो प्रॉब्लम है कि कस्टमर क्यों परचेज करे। मान लीजिए आपने एक एरिया सेलेक्ट किया किसी एमएसएमई ने कि हम 5 डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, क्योंकि चूंकि कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, तो एरिया जो मार्केट एरिया होता है वो छोटा होता है। अब प्रोडक्ट क्यों बेचेंगे, या प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, आपका माल कैसे बिकेगा, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। जहां पे आप जब मार्केट में जाएंगे तो क्वालिटी वाइज भी अच्छे और इंफीरियर प्रोडक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। प्राइस वाइज भी अगर देखा जाए तो इंफीरियर और अच्छे प्रोडक्ट होंगे। तो अभी इस चैलेंज को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से एमएसएमई के जितने भी ओनर हैं, मार्केटिंग पे उनको रेगुलर फोकस करना चाहिए। ये डे टू डे एक्टिविटी है। सारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है, आरओआई जिसको आप बोलते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और सेल्स पॉलिसी के कारण ही पॉसिबल होता है। यहाँ पे ऐसे भी उदाहरण है कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनीज ने इंडिया में हजारों करोड़ इन्वेस्ट किया और वो सक्सेस नहीं हो पाए। उसके पीछे रीजन है ऑफिस खरीदना, ऑफिस का सेटअप करना, रिक्रूटमेंट करना, एडवर्टीजमेंट देना, बोर्ड पोस्टर ये सब लगाना, ये सब कंट्रोल्ड है। आप पैसा खर्च करिए, आप कर लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस इंडियन मार्केट में इंडियन कंज्यूमर के द्वारा हो सकता है कि नहीं, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और इसी टास्क को जिसने कर लिया वो सक्सेस हो गया, बाकी फेल हो गया। जी ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा को जो है यहीं पे रोका जाए, और कल जो है इस विषय को आगे हम और आगे बढ़ाएंगे। और तब तक कुछ सवाल भी हो सकता है हमारे दर्शकों के आ जाएं, तो उन दर्शकों के सवाल को भी लेकर के हम जो है फिर कल के कार्यक्रम में इसमें अवश्य शामिल करेंगे। और दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप लोग जो है जरूर देखा है, इसको शेयर अवश्य करें। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम मिश्रा जी से उस पर बात करेंगे, अगले कार्यक्रम में उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना नाम भी गुप्त रख सकते हैं। सवाल आना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, हमारा उद्देश्य यही है। तो आप लोग बिल्कुल अपने सवाल जो हैं हमारे पास छोड़िएगा, हम उस पर आगे बातचीत करेंगे। और आपके कुछ सुझाव हो इस कार्यक्रम को हम कैसे बेहतर बनाएं और इस कार्यक्रम में क्या क्या हम चीज़ें शामिल करें, तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमरेंद्र जी, थैंक यू।